Hello students, this video is about AC circuit containing resistance, inductor, resistance is denoted by R, inductor which is denoted by capital L, and capacitor which is denoted by C, and all these three devices are connected in series. So we have three devices which are connected in series with an AC source. And VR is the potential across resistance R, VL is the potential across inductance L, and VC is the potential across capacitor C, and I naught is the current which is flow in सीरीज, और आई नॉट जो करंट होता है हमारा सीरीज़ के अंदर सेम रहता है, जबकि पोटेंशियल वेरी करता है अक्रॉस द डिफरेंट अप्लायंसेस. सो ये तीनों डिवाइसेस सीरीज़ में लगे हैं, तो हमारा जो करंट है आई नॉट वो सेम रहेगा तीनों डिवाइसेस के लिए. सो अगर हम मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप की बात करें अक्रॉस आर, वी नो दैट ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू आई आर. सो पोटेंशियल ड्रॉप जो अक्रॉस आर होगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, उसको डिनोट कर सकते हैं वी आर से. पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर विच इज इक्वल्स टू आई नॉट आर. आई नॉट इज द करंट फ्लोइंग इन द सीरीज ऑफ दिस AC सर्किट, एंड R इज द रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हम मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट कर रहे हैं. सो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये इक्वेशन है हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप की अक्रॉस R. लेकिन हम इससे पहले एक टॉपिक पढ़ चुके हैं कि AC सर्किट के अंदर जब हम रेजिस्टेंस, सिर्फ रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, इस तरीके से सर्किट के अंदर हम एक सिर्फ रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास जो EMF हमने लिया था दैट इज़ E नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू की जो करंट की वैल्यू आई थी वो आई थी हमारे पास आई नॉट साइन ओमेगा टी. मतलब दोनों के लिए एंगल क्या है, ओमेगा टी, मतलब जो फेज एंगल है वो सेम था उस टॉपिक के अंदर. वही हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं इस टॉपिक में. सो अगर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है, तो EMF और करंट दोनों के लिए उनका जो फेज एंगल होगा, रेजिस्टेंस जब कनेक्टेड होगा AC सर्किट में वो सेम होगा. तो वोल्टेज आर इन सेम फेज, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वोल्टेज, और जैसे कि EMF सेम फेज में है तो वोल्टेज भी क्या होगी, सेम फेज में. वैसे ही अगर हम इस डायग्राम में पोटेंशियल निकालें VL अक्रॉस इंडक्टेंस L, सो हमारे पास इक्वेशन होगी VL इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू में एक्सएल. दोनों में ही आई नॉट यूज़ हो रहा है क्योंकि सीरीज में करंट इज सेम फॉर ऑल द अप्लायंसेस. और हमने जब ये एक टॉपिक किया था, जब AC सर्किट के अंदर सिर्फ इंडक्टेंस हम कनेक्ट करते हैं, तो हमारे पास EMF की वैल्यू थी E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जबकि हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू आई थी हमारे पास I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. मतलब करंट है हमारा वो पाई बाई टू एंगल से लैग कर रहा है. तो हमें यहाँ से क्या रिजल्ट मिला कि जब, और यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह हम किसका यूज़ करते थे इंडक्टेंस के अंदर, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं XL से. सो XL इज़ द इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो कि एक रेजिस्टेंस का ही काम करती है क्योंकि ये भी अपोजिशन ही ऑफर करती है. तो सिंस इंडक्टर के अंदर वोल्टेज लैग करती है, लीड करती है वोल्टेज, और करंट हमारा लैग करता है बाय एन एंगल 90 डिग्री. सो VL इज रिप्रेजेंटेड इन दिस डायग्राम बाय OB वेक्टर. इस डायग्राम में आप देख सकते हो x एक्सिस y एक्सिस. x एक्सिस के अलोंग हमने पोटेंशियल लिया है अक्रॉस रेजिस्टेंस R, y एक्सिस के अलोंग हमने O से लेके B तक लिया है पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टेंस L, और OY डैश के अक्रॉस हमने पोटेंशियल लिया है दैट इज़ VC, दैट इज़ पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटेंस, और ये जो एरिया बच गया ये हमारे पास आ गया VL माइनस VC. अगर इन दोनों का रिजल्टेंट हमें निकालना होगा विच इज़ गिवन बाय EMF E नॉट, एंड ये हमारे पास फाई फेज एंगल है जो कि किसके बीच में बन रहा है, E नॉट और VR के बीच में. सो हम यहाँ से कह सकते हैं VL इज़ रिप्रेजेंटेड बाय OB वेक्टर अलोंग OY. और मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C अगर हम देखें, इसके अक्रॉस VC की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो VC इज इक्वल्स टू आई नॉट XC. XC इज़ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो कि रेजिस्टेंस का ही काम करती है, क्योंकि ये भी अपोजिशन ऑफर कराती है जब AC सर्किट के अंदर कैपेसिटर कनेक्टेड हो. और आपने पहले ये डायग्राम
इसको देख के समझ सकते हो। एक ये टॉपिक किया था एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम 2 प्लेट से डिनोट करते हैं। तो उस केस के अंदर हमारे पास ईएमएफ सेम वही थी, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की वैल्यू हमारे पास आई थी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। मीन्स करंट इसके अंदर लीड कर रहा था एज कंपेयर टू वोल्टेज। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कैपेसिटर के केस में वोल्टेज लैग करेगी करंट को बाय अ फेज एंगल पाई बाई टू। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो करंट इसमें माइनस पाई बाई टू, मतलब 90 डिग्री से लैग कर रहा है, और कैपेसिटेंस के अंदर ये लीड कर रहा है पाई बाई टू। तो इनका जो बीच का डिफरेंस आ गया दैट इज पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, 180 डिग्री का डिफरेंस आ गया, क्योंकि पाई का मतलब होता है 180 अपॉन टू, 90 ये और 90 ये। तो डिफरेंस बिटवीन वीएल और वीसी के बीच का जो डिफरेंस आ गया दैट इज 180 डिग्री। सो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस वो ग्रेटर है देन कैपेसिटेंस से, क्योंकि वी नो दैट ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू आई आर। इंडक्टेंस के केस में जो करंट है वो लैग कर रहा है बाई पाई बाई टू एंगल से, माइनस पाई बाई टू में जा रहा है, मतलब साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये है इंडक्टेंस के केस में। तो करंट कम है और वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। लेकिन हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस ग्रेटर है वीसी से, सो देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री वीएल माइनस वीसी, जो कि मैंने अभी बताया। और इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो डायग्राम में इज दिस, वीएल माइनस वीसी इज दैट पार्ट ओ बी डैश। तो अगर हमें ओ बी डैश और ओ ए का अगर रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास रिजल्टेंट इससे मिलेगा हमें ई नॉट से, क्योंकि ओ बी डैश इज इक्वल्स टू ए डी, और ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन रहा है। और बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, इस ट्राइंगल पे हम लगाएंगे तो ये वी आर हो गया और ये आई नॉट हो गया। तो यहाँ पे जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा दैट इज ओ डी इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस ए डी, और हम लिख सकते हैं ओ डी इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस ओ बी डैश। ए डी और ओ बी डैश बराबर है, इसीलिए ओ ए प्लस ओ बी डैश। ओ डी की वैल्यू आपको पता है ई नॉट, ओ ए की वैल्यू पता है दैट इज वी आर, ओ बी डैश की वैल्यू पता है दैट इज आई नॉट। लेकिन हम यहाँ पे ओ बी डैश की वैल्यू यूज करेंगे विच इज इक्वल्स टू वी एल माइनस वी सी। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास ई नॉट इज इक्वल्स टू वी आर प्लस वी एल माइनस वी सी। सो जब हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं तो स्क्वायरिंग होती है दोनों साइड। तो मैंने जैसे अभी डायग्राम में दिखाया, ओ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ओ बी डैश का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू ओ डी की वैल्यू थी ई नॉट, उसका स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। सो यहाँ पे स्क्वायरिंग को कैंसिल करने के लिए ये रूट में चेंज हो गया, आपके पास इक्वेशन आ गई ई एम एफ ई नॉट इज इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर रूट में। एंड यूजिंग इक्वेशन सेकेंड थर्ड एंड फर्स्ट, सेकेंड इक्वेशन क्या थी जो हमने वोल्टेज निकाली अक्रॉस रेजिस्टेंस दैट इज आई नॉट आर, voltage across inductance that is I naught XL, and voltage across capacitance that is I naught XC। इन सभी की वैल्यू इसमें पुट करने के बाद I naught इज टेकन कॉमन लेंगे, बाहर आ जाएगा, अंदर बचा आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। और इस कंप्लीट इक्वेशन को, इस कंप्लीट टर्म को हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू Z के बराबर, और I नॉट हमारा आ गया E नॉट के अपॉन में। और हेयर दिस Z इसको हम बोलते हैं इम्पिडेंस ऑफ LCR सर्किट। जब LCR तीनों AC सर्किट के अंदर सीरीज में कनेक्टेड हो तो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू Z, और उस Z को बोलते हैं हम इम्पीडेंस या फिर नेट अपोजिशन ऑफर्ड बाय LCR सर्किट और RL सर्किट और RC सर्किट टू द फ्लो ऑफ करंट। किसको अपोजिशन ऑफर करेगा? ये करंट को, और इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। और आप इस डायग्राम में देख सकते हो इसके अंदर जो वोल्टेज लीड कर रही है करंट को बाय अ फेज एंगल फाई। तो अगर हमें एंगल निकालना हो दिस एंगल फाई, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय यूजिंग टेंजेंट फाई, जो कि वेक्टर एडिशन में हम टेंजेंट फाई का फॉर्मूला होता था ए वेक्टर ए अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा, उस फॉर्मूले का यूज करके। सो इन दिस डायग्राम टेंजेंट फाई इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन में ओ ए, और ए डी की वैल्यू है वी एल माइनस वी सी और ओ ए की वैल्यू हमारे पास वी आर।
So equation becomes tangent phi is equals to VL minus VC upon VR. VL की वैल्यू हमें पता है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस दैट इज I नॉट XL, और इसके अक्रॉस कैपेसिटेंस के अक्रॉस होगी I नॉट XC, रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगी I नॉट R. सो हमारे पास जो इक्वेशन I नॉट, इस इक्वेशन में I नॉट कॉमन आ जाएगा, I नॉट कॉमन अंदर XL माइनस XC अपॉन में I नॉट R. I नॉट से I नॉट कैंसिल, टेंजेंट फाई इज इक्वल्स टू XL माइनस XC अपॉन R. This equation is used for solving the numericals and for finding the value of tangent phi or angle phi, that is phase angle. Now we have two important points, that is in RC सर्किट, अगर हमारे पास सिर्फ दो ही AC सर्किट के अंदर सिर्फ दो ही कंपोनेंट अटैच हो, एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस, बस इन सीरीज, तो उस केस में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी. तो इम्पीडेंस की वैल्यू जो कि हमारे पास थी ई नॉट अपॉन में आई नॉट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर रूट में, ये वैल्यू थी. तो यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो इम्पीडेंस की वैल्यू क्या बचेगी, सिर्फ आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर. और टेंजेंट फाई की जो वैल्यू हमारे पास आई थी, टेंजेंट फाई विच इज़ इक्वल्स टू XL माइनस XC अपॉन में R. तो इस केस में भी XL की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और टेंजेंट फाई इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड वाइज XC अपॉन में R. सिमिलरली अगर हमारे पास सर्किट के अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस हो, उस केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और इम्पीडेंस की जो इक्वेशन बनेगी दैट इज़ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, क्योंकि XC की वैल्यू ज़ीरो. सिमिलरली टेंजेंट फाई उस केस में होगा हमारे पास XL अपॉन में R. नाउ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ इम्पीडेंस ट्राइंगल क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आई इम्पीडेंस दैट इज़ डिनोटेड बाय Z, और ये इम्पीडेंस है फॉर LCR सर्किट के लिए. तो इम्पीडेंस ट्राइंगल क्या होती है? सो इम्पीडेंस ट्राइंगल इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसका बेस हमें ओहमिक रेजिस्टेंस कैपिटल R देता है, परपेंडिकुलर हमें नेट रिएक्टेंस देती है. नेट रिएक्टेंस मतलब रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ नेट रिएक्टेंस हमें प्रोवाइड करती है, और उसका जो हाइपोटेनस है वो हमें इम्पीडेंस की वैल्यू देता है दैट इज़ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर. अगर आपको बेस आर और अगर हाइपोटेनस एक्सएल प्लस एक्सी की वैल्यू देगा तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपके पास इम्पीडेंस की वैल्यू ये आएगी ही नहीं. इसीलिए बेस आर होना चाहिए और परपेंडिकुलर एक्सएल माइनस एक्सी होगा. तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम इस पे लगाओगे इस ट्राइंगल के ऊपर, तो आपके पास क्या वैल्यू मिलेगी हाइपोटेनस की, दैट इज़ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, जो कि Z के बराबर है, विच इज़ कॉल्ड इम्पीडेंस. और ऐसी ट्राइंगल को हम बोलते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल. और उसके लिए जो टेंजेंट फाई इज़ अ एंगल, और वी कैन से दैट फेज एंगल, उसकी वैल्यू होगी एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर. और अगर हम कॉस फाई की वैल्यू निकालें तो हमें पता है कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस विच इज़ इक्वल्स टू आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का रूट. अगर हमें साइन फाई की वैल्यू निकालनी है, वी नो दैट परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस इज नोन एज इज इक्वल्स टू साइन फाई. सो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन फाई. तो इस तरीके से हम टेंजेंट फाई, कॉस फाई और साइन फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर इम्पीडेंस ट्राइंगल. सो इम्पीडेंस ट्राइंगल इज नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स सिंपली अ ट्राइंगल विच गिव्स या फिर हम कह सकते हैं हुज हाइपोटेनस गिव्स अस इम्पीडेंस और द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर. नाउ एक अनदर टर्म है हमारे पास दैट इज ससेप्टेंस. ससेप्टेंस क्या होती है? रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल. रिएक्टेंस को, जिसको जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्सएल से डिनोट करते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम एक्सी से डिनोट करते हैं, और इनकी जो एसआई यूनिट होती है दैट इज ओम. सो रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस, चाहे इंडक्टिव हो चाहे कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, उनका जो रेसिप्रोकल होता है उसी को हम बोलते हैं ससेप्टेंस, और इनकी एसआई यूनिट होती है दैट इज ओम इनवर्स, या हम बोल सकते हैं मोह. एडमिटेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है या एक ऐसा हम बोल सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस, जो कि डिनोट करते हैं हम Z से, Z का जो रेसिप्रोकल होगा, इम्पीडेंस का जो रेसिप्रोकल होगा दैट इज कॉल्ड एडमिटेंस. इम्पीडेंस का जो इम्पीडेंस की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज मोह. तो एडमिटेंस की जो इम्पीडेंस की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज मोह इनवर्स.
सो एडमिटेंस की जो एसआई यूनिट होगी दैट इज मो या फिर ओम इनवर्स. So this is all about impedance triangle, susceptance, admittance and impedance.